डियर स्टूडेंट, आज की इस करंट अफेयर के वीडियो में 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के बीच जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को प्रश्नों के रूप में शामिल किया गया है तथा उन सभी प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस करी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार उनको सौंपा है। इसमें 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। यानी इसमें सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त उनको कार्यभार सौंपा। यानी वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो मध्य प्रदेश की भी वर्तमान में राज्यपाल वो हैं इस समय। ठीक है, अब देखिए वजह ये हुई कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे इनसे पहले, वर्तमान तो ये नियुक्त हो गई हैं, लेकिन इनके पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम था लालजी टंडन। इसको नाम को याद रखिएगा। लालजी टंडन की तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब थी, जिसकी वजह से इनका इलाज चल रहा है कई दिनों से इनका इलाज चल रहा है लखनऊ में। तो इस वजह से इनको उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब इनको महाराष्ट्र का भी आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगर आनंदी पटेल की बात की जाए, उनका बीजेपी से संबंध यानी जनता पार्टी से जो रिलेशन है, 1987 में ही ये जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे ये सेवा अपना दे रही है। और इनके जन्म की अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं तो उत्तर प्रदेश से किसी भी एग्जाम में आप इनका जन्म के बारे में पूछा सकता है। इनका जन्म 21 नवंबर 1941, इनका जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात का एक परिवार जो कि पूरी तरीके से गांधीवादी परिवार कहा जाता है, वो उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में आपके राज्य की राज्यपाल है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइकल डी ग्रिफिन, दूसरा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, तीसरा है सुनीता विलियम्स और चौथा है थॉमस एडिसन। इसमें सही आंसर है दूसरा वाला है मैरी डब्ल्यू जैक्सन द्वारा। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी मूल की नासा द्वारा अपनी पहली अफ्रीकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर इस मुख्यालय को रखने का उन्होंने फैसला किया। इसको याद रखिएगा, ये अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। ठीक है, अमेरिकी नहीं, ये अफ्रीकी महिला इंजीनियर, इसको याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के गोलोकछू जैवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, यह भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। यानी इस तरह की पहले भूटान में कभी भारत तरफ से नहीं की गई। यानी भूटान के बीच ये पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। अब जानते हैं कोविड-19 की वजह से कोई भी उद्घाटन या किसी भी तरह का जो कार्य हो रहा है वो ऑनलाइन ही या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसका भी जो लीडरशिप की गई है, जो प्रतिनिधित्व किया गया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा इस पूरी तरीके से परियोजना का पूरी तरीके से इसको संचालित किया गया था। ठीक है, अब समझिए उन्होंने ये कहा कि ये भारत और भूटान के बीच अपने आप से ये अनोखा रिश्ता ये कायम करेगा ये योजना। अब समझिए, यह योजना का लक्ष्य ये रखा गया है कि इस योजना को पूरा करने में 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 600 मेगावाट, ये आंसर है सही आंसर सी वाला, जिसमें 600 मेगावाट का पूरी तरीके से परियोजना को पूरा किया जाएगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये वहाँ का एक ज़िला है जिसका नाम है त्रसी यांगर। इसको नाम को याद रखिएगा, थोड़ा उल्टा नाम है वहाँ का, इसका नाम है त्रसी यांगर। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। त्रसी यांगर का एक ज़िला है जहाँ की एक नदी है, ये वहाँ पे एक नदी का मैंने नाम बताया आपको एग्जाम क्वेश्चन में, ये गोलोकछू नदी के निचले हिस्से में ये पूरी तरीके से स्थित रहेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से, यानी 14 दिन हो गए इस योजना को लागू हुए, 1 जुलाई से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में डोर टू डोर यानी घर से घर लेकर डोर टू डोर कैंपेन बोला जाता है। डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य का जो उनका स्वास्थ्य है उसका पूरी तरीके से सर्वे किया जाएगा। अब देखिए, इस योजना को मुख्य जो बनाने का मेन पर्पज ये है कि इस समय देखिए, इस समय का वायरल चल रहा है सीजन, तो इसमें कई सारे लोगों को जिसको खांसी जुकाम भी उनको लोग कोरोना पॉजिटिव समझ ले रहे हैं, तो उससे लोगों को समस्या आ रही है। तो इसका जो स्वास्थ्य का जो सर्वे करने का मेन पर्पज ये 2 करोड़ लोगों का, इससे ये पता चले कि कोविड-19 के मरीज कितने हैं और नॉर्मल जो वायरल जो रोग हैं, जो मौसमी बीमारियाँ हैं, वो कितनी
यानी सीजनल बीमारियां कौन कौन से उससे लोग प्रभावित। इससे देखिए, इससे पता ये चल जाएगा, फ़ायदा होगा कि कोविड-19 के एक्चुअल मरीज कितने हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब देखते हैं इसका फ़ायदा होता है या क्या होता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया। इसमें 4 ऑप्शन हैं, इसे सबको पता होगा। 4 ऑप्शन है तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी और चौथा है संजय कुमार। इसमें सही आंसर है वो है तुषार मेहता को। तो केंद्र सरकार की एक समिति द्वारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर तुषार मेहता को फिर से नियुक्ति दे दी गई है। इनके अनुसार यानी जुलाई चल रहा है महीने से, जुलाई 2020 से फिर से इनका कार्यकाल 3 साल के लिए और इनको फिर से इस पद पर इनको नियुक्त कर दिया। यानी अब से लेकर ये पूरा 2020 से पूरा 2021, 2022 और पूरे 2023 तक ये सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के पद पे ये नियुक्त रहेंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गंगा संबंधित है कि विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता मंजूरी दी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 60 करोड़, 40 करोड़, 70 करोड़ और 90 करोड़। तो इसमें सही आंसर वो है 40 करोड़। जब 40 करोड़ जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए डॉलर है ये, जब इसको अभी रुपए में जब कन्वर्ट करते हैं वर्तमान राशि, तो ये तो कुल मिलाकर राशि होगी 3023.10 रुपये करोड़। ठीक है, ये इतने रुपए भारत में मूल्य के रूप में बनते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम, समझिए ये एक कार्यक्रम था जो कि इनका नाम था नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि कार्यक्रम को समर्थन में बढ़ाने के लिए 40 करोड़ उन्होंने ऋण देने की सहायता की है। देखिए यही कोई योजना नहीं है, वही योजना है जो कि नमामि गंगे जो योजना थी उसी का वर्तमान नए नाम से बोला जा रहा है। उसका नाम पड़ गया है गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के नाम से ही जाना जाए। कोई नई योजना नहीं, वही पुरानी वाली योजना है जिसका नाम था नमामि गंगे योजना। अब देखिए विश्व बैंक ऐसा नहीं कि भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पे विश्व बैंक ने अपना ऋण न दिया हो। तो विश्व बैंक का वही कार्य भी है, वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका निर्माण भी हुआ था। विश्व बैंक इसीलिए बनाया भी गया था, जितने भी तरह के ऋण होंगे लोगों को सहायता होगी इस तरह चीज़ों को दूर करने के लिए विश्व बैंक ऋण देता रहता है। तो 2011 अगर विश्व बैंक के योगदान की बात की जाए तो वर्ष 2011 से ही गंगा को सफाई करने में हर साल वो ऋण देता चला जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से भारत में गंगा नदी को साफ लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई और 8 अप्रैल। इसमें सही आंसर है वो सी वाला है 1 जुलाई। यानी हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा दी जाने जितनी भी तरह की सेवाएं होती हैं उसमें सम्मान उनको देने के लिए, उनको हौसला अफजाई के लिए दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष तो और कीमती है क्योंकि कोविड-19 के माहौल में फिर भी ये जितने भी डाक कर्मचारी को अपनी सेवा दे रहे हैं तो इस वर्ष भी काफ़ी मनाना है, तो उनके लिए और उनके लिए अफजाई होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझिए। लेकिन फिर भी आप नाम याद रखिए, कोवैक्सीन और आईसीएमआर को नाम याद रखिएगा। फिर भी क्वेश्चन बनाया गया तो समझिए 15 का इसका सही आंसर होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत देखिए वर्तमान जैसा हाल चल रहा है, भारत कोरोना के मामले में देखा जाए तो लगभग 9 लाख आंकड़ा भारत इसमें पार कर लिया है, लगभग पार कर ही लिया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत इस समय तीसरे नंबर पर इस समय कोरोना संक्रमण के मामले में भारत इसमें नंबर 3 रैंक पर आ चुका है, जो भारत के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई कि भारत में एक वैक्सीन का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, जिसका ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो पूरा ट्रायल है वो एनिमल ट्रायल इसका हो चुके हैं। जब कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है तो सबसे पहले इंसानों से पहले उसको जानवरों पर उसका ट्रायल किया जाता है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि जानवरों पर इसका ट्रायल हो चुका है, अब इसका ह्यूमन ट्रायल अब शुरू करना है। लगभग उसको भी वो भी ह्यूमन ट्रायल भी लगभग शुरू हो गया। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है, ये आप एग्ज़ाम में याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये दवा सही हो गई भारत के लिए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बार बार बनता रहा। इस कंपनी जो बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी का नाम है बायोटेक द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। आप देखिए जब ह्यूमन पे जब इसका ट्रायल होगा तो वो कैसे कैसे चरण में होगा। अगर पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में 125 लोगों को ये पूरी तरीके से दवा है उसका डोज दिया जाएगा। अगर ये 14 दिन के बाद अगर ये डोज सही रहा तो उसके बाद 375 लोगों को ये डोज दिया जाएगा। अगर 375 लोगों पर सही हो गया तो तीसरा और चौथा डोज भी अब उसके अधिक लोगों पर इसको पूरी तरीके से बृहद रूप से इसकी जाँच की जाएगी।
अगर सिर्फ पहले और दूसरे ट्रायल की अगर बात की जाए, जैसे वो जो वर्तमान में ट्रायल अभी जारी है इंसानों पे, तो 3 अगस्त को फाइनल इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये पहला और दूसरा ट्रायल ह्यूमन पे ये अच्छा हुआ है ये या नहीं गया है। तो आई होप अच्छा हो, क्योंकि भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसमें सही ऑप्शन है वो है HDFC बैंक। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि HDFC का पूरा नाम या पूर्ण रूप इसका क्या, आप कमेंट करके आपको बताना है। HDFC बैंक ने किसानों के लिए खास एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ई किसान धन ऐप लॉन्च किया, ठीक है। इसकी मदद से क्या करेंगे किसान कि अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी जितनी भी सेवाएं होंगी उसकी पूरी नॉलेज वो उस ऐप में ही मोबाइल में वो ले सकेंगे किसान, ठीक है। अब समझिए इससे होगा क्या कि ये जो किसान होंगे इस ऐप के माध्यम से पूरी तरीके से उनके लिए ये एक इकोसिस्टम बनाकर ये पूरा ऐप ही उनको देगा। इकोसिस्टम बनाने का मतलब ये है कि उनको मोबाइल पे सारी जानकारी अगर मिल जाती है, एक तरीके से इकोसिस्टम ही वो हुआ। अब इसमें कौन कौन जानकारी मिल सकती हैं, जैसे कि लिए मंडी के भाव होते हैं, जैसे कि लिए कैसे अनाज क्या रेट चल रहा है उसका भी जानकारी मिलेगी। कृषि से रिलेटेड जितनी भी खबरें न्यूज़ है उसके भी उसमें अपलोड की जाएंगी। मौसम संबंधित सूचनाएं उस पर रहेंगी। सीड्स यानी जितने भी तरह की बीजों की जो वैरायटी है उसकी जानकारी उसमें रहेगी। और किसानों के लिए जो बनाया गया जो किसान चैनल है किसान टीवी वो भी उस पर रहेगा। यानी कुल मिलाकर कृषि से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ रहेंगी उस एक ऐप पे जिसका नाम है ई किसान धन ऐप, इस पर पूरी डिटेल में उसकी नॉलेज रहेगी। अगर इस ऐप की क्रिटिसिज्म की अगर बात की जाए, बहुत अच्छा ऐप है लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी इसमें कमी है। अगर इसे कमी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में शुरुआत अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इसका लॉन्च इसको किया गया है। HDFC द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी इसको अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसको लागू किया जाएगा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसको कुछ दिनों के बाद जब वो क्षेत्रीय भाषाओं में जब इसको लॉन्च करेंगे तो किसानों के मन में ये पूरी तरीके से जागरूकता फैल चुकी होगी कि ये जो ऐप है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो बाद में कितना भी अवेयर करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा अब लोगों को नहीं पहुंच पाएगा। इसको HDFC को ये करना चाहिए था कि कुछ दिन बाद ही करता, लेकिन कुल मिलाकर इंग्लिश के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ के उसको लॉन्च करना चाहिए था। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका है कि केंद्र सरकार ने भारत बांड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? अब देखिए इसमें सही आंसर है वो है 14 जुलाई, ठीक है। अब समझिए भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है भारत बॉन्ड ETF। समझिए उसने 14 जुलाई को उसको सब्सक्रिप्शन के लिए इसको खोल दिया है, जिसके जरिए क्या होगा कि भारत सरकार ऐसा अंदाज़ा लगा रही है कि भारत सरकार इसकी वजह से बॉन्ड की वजह से 14,000 करोड़ लगभग भारत सरकार को मुनाफा होगा। अगर आम लोगों की बात की जाए तो इस पर लोग जो न्यूनतम जो यूनिट होगी उसकी 1,000 से ऊपर, अगर 1,000 सबसे न्यूनतम यानी 1,000 तक भी इसको अलग अलग बॉन्ड के रूप में इसको खरीदा जा सकता। अगर ETF की अगर बात की जाए, इसमें मैंने आपको बोला ETF, इस बॉन्ड का पूरा नाम है भारत बॉन्ड ETF। ETF का यहाँ पर पूरा मतलब होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझिए इसका पूरा मतलब होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका पूरा मतलब ये है। आप जानते हैं कि जितने आप बॉन्ड से रिलेटेड मैंने आपको बहुत पीछे एक वीडियो बनाया था, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। समझिए कुल मिला के बॉन्ड से संबंधित मतलब ये है कि भाई ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा एक रेटिंग दी जाती है, उस हिसाब से अलग अलग बॉन्डों का एक अपनी अपनी वैल्यू और अपना अपना एक अलग से रेट होता है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आयकर विभाग ने कोविड-19 का आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो अवधि है उसको कहाँ तक कब तक उसको बढ़ाने की आदेश दिया है। अब इसमें देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है 31 मार्च 2021 तक। इसमें कई अलग अलग आंसर हैं लेकिन जो सही आंसर है वो है 31 मार्च 2021 तक। जो भारत के अधीन एक कार्य करने संस्था जिसका नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से होता क्या है, कई बार कोविड-19 की वजह से अलग अलग शहरों में किसी शहर में लॉकडाउन लग जा रहा है और किसी शहर में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, तो उससे बहुत बड़ी समस्याएं आ रही, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है उसने एक अलग से ये डिसीजन लिया कि इसको जो आधार कार्ड और जो पैन कार्ड को लिंक करने की जो अवधि है उसको बढ़ा करके 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसको आप जानकारी में कर लीजिएगा, ये आम लोगों के लिए काफ़ी एक नॉलेज भरी नॉलेज है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्धार्थ
मुखर्जी, राहुल सचदेवा, तीसरा है मोहित अग्रवाल और चौथा है सचिन त्यागी। इसमें सही आंसर है वो है सिद्धार्थ मुखर्जी। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, इसमें सिद्धार्थ मुखर्जी भले ऑप्शन में दिया है, लेकिन सिद्धार्थ मुखर्जी के साथ साथ भारत के एक और लेखक हैं जिनका नाम है राज चेट्टी। समझिए, उनका नाम है राज चेट्टी, याद रखिएगा। तो दो लोगों को पुरस्कार ये दिया गया है, ग्रेट इमिग्रेंट, दो भारतीयों को, एक का नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे हैं राज चेट्टी को। अब समझिए, ये दोनों लोगों को जो पुरस्कार इस बार दिया गया, ये जो देने वाली संस्था जो संस्था देती है, इस संस्था का नाम है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। संस्था का नाम है कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, अलग ये पूरी तरीके से लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए, ये जो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में बता दें, ये सिद्धार्थ मुखर्जी हैं, ये इससे पहले बहुत बड़े एक पुरस्कार से नवाजा जा चुके हैं, जिन जो पुरस्कार का नाम है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। और ये राज चेट्टी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर के पद पर वहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसको सबको याद रखिएगा, याद जरूर रखिएगा कि सिद्धार्थ मुखर्जी पहले से पुलित्जर पुरस्कार से वो नवाजे जा चुके हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है? इसमें देखिए, इसमें कुल मिला के बलराम योजना देने की शुरुआत की है। इसमें जो सही आंसर है वो है उड़ीसा, यानी उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत होगा कि जितने भी ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है, तो ऐसे किसानों को, भूमिहीन किसानों को, उनको ऋण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य ये रखा गया है कि आने वाले 2 वर्षों में, जो आने वाले 2 वर्ष होंगे, उसमें 7 लाख किसानों को ऋण दे दिया जाए। इस तरीके से 2 वर्षों में 7 लाख किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया, तो इसको याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला, ये एग्जाम से और क्वेश्चन आएगा कि सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला निम्न में से कौन सा राज्य बना है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड। इसमें सही आंसर वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है एक ऐसा पहला राज्य जहां बन गया है जहां पे पूरी तरीके से, यानी कह सकते हैं कि 100% यानी 100% पूरी तरीके से घरों में एलपीजी कनेक्शन पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जिनका नाम है जयराम ठाकुर, वहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी याद कर लीजिएगा आप, जयराम ठाकुर द्वारा ये कहा गया कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए इसको काफ़ी घर घर तक पहुँचाना ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपको ये जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि आपको पता होगा कि इस योजना के लिए सबसे पहले भारत में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर निम्न में से कौन सा देश रखा गया है? तो इसमें जो भारत इसमें 34 में सही आंसर है वो है भारत। भारत को इस इंडेक्स यानी रियल एस्टेट, जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब इस 34वें स्थान में जानते हैं कि ये 34वां जो स्थान प्राप्त हुआ है कई सारे देशों में पाया गया होगा। इसमें कुल जो देशों की संख्या थी वो थी 99 देशों में, यानी 99 देशों में भारत का स्थान 34वें नंबर पर है इंडिया। अगर पहला स्थान की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर है ब्रिटेन, और वही दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये रैंकिंग याद रखिएगा, पहले नंबर पर ब्रिटेन और दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं आप कि जैसे जितने भी इंडेक्स होते हैं वो सभी इंडेक्स के कई सारे कंपोनेंट, कई सारे घटक के आधार पर जारी किए जाते हैं। तो ये भी इंडेक्स कई सारे कंपोनेंट के आधार पर जारी किया गया है। जैसे कि रियल एस्टेट, जैसे रियल एस्टेट का जो डाटा है वो कितना सुरक्षित रखा जाता है वो हो गया। दूसरा, किसी भी देश में जो लेन देन की जो प्रक्रिया है व्यापार के मामले में वो किस हद तक अच्छी है। और तीसरा ये है कि उस देश का लॉ कैसा, यानी उस देश का जो कानूनी व्यवस्था है वो कैसी। इस तरीके कुल मिलाकर ऐसे कंपोनेंटों के आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि भारत का स्थान 34वें नंबर पर है, और टोटल देशों की अगर संख्या की बात की जाए तो 99वें नंबर पर। पहला स्थान पर ब्रिटेन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। और कुछ इंडिकेटर्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे रियल एस्टेट डाटा, लेन देन की प्रक्रिया कैसी है, और कानूनी माहौल वहाँ का कैसा है। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व जूनोसिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 जून, 12 अप्रैल और 6 जुलाई। तो इसमें सही आंसर है वो है 6 जुलाई, यानी विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को एक प्रसिद्ध
जो केमिस्ट यानी रसायनज्ञ थे उनका नाम था लुई पास्चर। इन नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये बना है क्वेश्चन। लुई पास्चर द्वारा एक सबसे पहले रेबीज जो टीका होता है उसकी खोज की, सबसे पहले उनके द्वारा ही खोजा गया। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, खोज के उपलक्ष्य में जूनोसिस बीमारियों को आगाह करने के लिए पूरे विश्व भर में 6 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाता है। अब समझते हैं कि जूनोसिस क्या होता है। समझिए, जूनोसिस मतलब ये कि जैसे ऐसे पशु या ऐसे इंसान जो कि रोगग्रस्त हों, ठीक है, रोगग्रस्त हो और उनके माध्यम से जो रोग स्वस्थ पशु और स्वस्थ इंसान में फैलते हैं, ऐसे संचारी रोगों को अंग्रेजी में कहते हैं जूनोसिस। इसको याद रखिएगा। इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में इस रोग को कहते हैं पशुजनित, यानी इस तरह के जो रोग होते हैं इसको रोगों कहते हैं पशुजनित रोग, या इसे कहते हैं हिंदी में, एक और कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं पशुजन्य रोग। तो इसको नाम को याद रखिए, अंग्रेजी में कहते हैं जूनोसिस, हिंदी में पशुजनित या पशुजन्य रोग। इसकी कैसे भी नाम दे सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। आप जानते हैं कि वर्तमान में करीब 150 से अधिक बीमारियां ऐसी हैं कि जो जूनोसिस के दायरे में आती हैं, जैसे रेबीज़, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू हो गया, मस्तिष्क ज्वर, प्लेग, टीबी जैसी बीमारियां इसमें कुल मिला के इस तरीके से शामिल हैं। इन सबको रोकने के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि एक वैक्सीन बने और वैक्सीन के बाद इसका पूरी तरीके से लोगों में टीकाकरण किया जाए। इस माध्यम से इसको रोका जाए, यानी मनुष्य के जितने भी तरह की ऐसी बीमारियाँ होती हैं उसको जागरूकता के लिए विश्व जूनोसिस दिवस एक अपना एक खास महत्व रखता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिल्म से संबंधित है। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? मशहूर, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, विकास आनंद, असरानी, शिव ओमपुरी, ओम शिवपुरी, और चौथा ऑप्शन है जगदीप। इसमें सही आंसर है वो है जगदीप। मशहूर हास्य कलाकार व अभिनेता जिनका नाम जगदीप है, इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2020 को, यानी एक हफ्ते पहले 8 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी उम्र करीब 81 वर्ष थी। ये 81 वर्ष के थे। उन्होंने इनको मेन प्रसिद्धि जो मिली, इन्होंने शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाया और निभाने के बाद ये पूरे लोगों के दिलों पर राज करने लगे। अब थोड़ा समझते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जब से ये शोले फिल्म में इन्होंने सुरमा भोपाली का किरदार निभाया, तब से इनका जो ट्रैक है वो करियर का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। अब इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया, यानी जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तब इनका जन्म दतिया सेंट्रल प्रोविंस, उस जगह का नाम है दतिया सेंट्रल प्रोविंस में इनका जन्म हुआ था। और अब इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म तारीख जो थी 29 मार्च 1939, 29 मार्च 1939 को इनका जन्म हुआ। आप जानते हैं जितने भी बॉलीवुड अभिनेता होते हैं लगभग उनमें से ज़्यादातर का नाम खुद बॉलीवुड डायरेक्टर या किसी न किसी लोगों द्वारा वो दिया जाता है, उनका रियल नाम वो नहीं होता है। वैसे इनका भी ये जो जगदीप नाम दिया हुआ हर जगह जो आप पढ़े होंगे, इनका एक्चुअल नाम ये नहीं है। इनका एक्चुअल नाम की अगर बात की जाए तो इनका जो एक्चुअल नाम है वो है सैयद इश्तियाक। इनका जो सही नाम है सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। इसको नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है जगदीप की जगह वो पूरा सैयद इश्तियाक अहमद जाफर रख दे तो आपको एग्जाम में गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनका एक्चुअल नाम, और कुल मिलाकर अभी तक बहुत सारी फिल्मों यानी कुल मिलाकर 400 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया। अगर इनके करियर की शुरुआत की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले बाल कलाकार यानी जब छोटे बच्चों के ये किरदार में रूप में इन्होंने पहले अपने जीवन की शुरुआत की। और उनकी पहली फिल्म थी 1951 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अफसाना। तो अफसाना फिल्म से 1951 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद यानी अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो सिंपल से इसमें जो सही आंसर वो है 2 साल। तो अखिल भारतीय जो शिक्षा परिषद ने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA को पूरा बोलते हैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, याद रखिएगा, की अवधि है वो 3 साल से घटाकर उसको कुल मिलाकर के 2 साल कर दिया गया। यानी अब जो डिग्री होगी वो 3 साल ना करके वो 2 साल में आपको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, इसको शॉर्ट में कहते हैं। आप लोग कई बार ना अंग्रेजी में सुने होंगे AICTE, ये तो कई बार सुने होंगे। ठीक, इसका जो पूरा मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर, ए से होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका पूरा नाम मतलब ये हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और इसके दिल्ली का मुख्यालय है, दिल्ली में मुख्यालय होने के साथ साथ इसके बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। जैसे वो क्षेत्रीय कार्यालय कुछ कहाँ कुछ को मैं बता देता हूँ। जैसे कोलकाता में, दूसरा इसका चेन्नई में, उसके बाद से कानपुर में, उसके बाद से मुंबई, उसके बाद से जो 5वें नंबर पे आता है वो है चंडीगढ़,
उसके बाद से भोपाल, और उसके बाद से लास्ट में जो आता है वो हाल ही में बनाया गया जिसका नाम है हैदराबाद को, हैदराबाद इसका लास्ट क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसके ढेर सारे शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा कर सकता है यही उद्देश्य है इसका, लेकिन 2 पर्पज़ की अगर बात की जाए तो उसमें पहला पर्पज़ है कि जितनी भी शिक्षा है उसको गुणवत्ता उसमें बढ़ाए रखना, यानी उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाए रखना, इसका पहला उद्देश्य ये। और दूसरा उद्देश्य ये है कि देश में जो तकनीकी शिक्षा है, ठीक है, जो देश में तकनीकी शिक्षा है उसको, उसका प्रबंधन और उसको पूरी तरीके से बढ़ावा देना, ये अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के अंतर्गत आता है। आप सोचिए इतनी संस्थाएं होने के बावजूद भी भारत में न तो सुनिश्चित शिक्षा का एक बढ़ोतरी हो रही है, न तो तकनीकी शिक्षा तो भारत में लगभग नगण्य के बराबर है। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की? बिहार, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, पंजाब और कर्नाटक। इसमें सही आंसर है वो है कर्नाटक, यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिनका नाम है वीएस येदियुरप्पा। आप नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, वीएस येदियुरप्पा, ठीक है, ने राज्य के बुनकर जो वहाँ के जो बुनकर समुदाय के लोग हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम नेकर सम्मान योजना रखा गया। यानी नेकर को आप ये भी कह सकते हैं कि बुनकर सम्मान योजना, इस योजना का नाम ये भी दे सकता है एग्जाम में कि बुनकर सम्मान योजना, ठीक है। इस तरीके से इसका लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटक राज्य में वहाँ के जो कि रेशम हो गया, कपास से संबंधित, ऊन से संबंधित और हथकरघा बनाने जितने भी बुनकर हैं उनको वहाँ का जो कर्नाटक में एक पोर्टल चलता है जिसका नाम है सेवा सिंधु पोर्टल, समझ लीजिए एक पोर्टल है वहाँ का जिसका नाम है सेवा सिंधु पोर्टल पर पहले उनको वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना पूरा बायोडाटा। उसके बाद इसमें होगा क्या, 2,000 रुपये की सहायता राशि उनको प्रदान की जाएगी। इस तरीके से इस योजना का लाभ उनको मिलेगा, यानी लोगों को धनराशि दी जाएगी इस तरीके से। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये इस एग्जाम में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा चुका है हर तरीके के एग्जामों में कि विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है 11 जुलाई को। विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये सबसे पहले 1989 में एक संस्था है जिसका नाम है UNDP, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम से दिवस भले आपके इम्पोर्टेंट हो या ना हो, उस जो भी दिवस होते हैं हर साल उस दिवस की थीम बनाई जाती है, ठीक है। इस वर्ष जो थीम है वो कोविड-19 इस समय पूरे तरीके से पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। तो कोविड-19 की वजह से जो कि पूरी तरीके से एक क्षेत्र है जिसका नाम है वोमेन, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित इस बार की टैगलाइन यानी थीम बनाई गई है। तो आपके ऊपर ये छोड़ रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि इस विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है। इससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया गया था, आप उसको देखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला निम्न में से पहला देश कौन सा बन गया है? अगर इसकी बात की जाए तो देखिए इसमें अभी तक की जानकारी की अगर बात की जाए तो इसमें जो सही आंसर है वो है रूस। रूस की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सेचेनोव, समझिए वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा ये है कि उसने कोरोना वैक्सीन के लिए, जो कोरोना वायरस के लिए उन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का पूरी तरीके से कहना ये है कि जो वैक्सीन है वो सभी तरह के परीक्षणों को पूरी तरीके से संपन्न कर लिया, यानी ह्यूमन ट्रायल भी हो गए, एनिमल ट्रायल भी हो गए और जितने भी 4 तरह के ट्रायल होते हैं इंसानों पे उसको भी इन्होंने पूरा कर लिया। अगर ये दावा मान लीजिए, अगर ये दावा अगर सच होता ही है तो कोरोना वायरस की ये पहली वैक्सीन होगी जो कि विश्व में पहली बार कोरोना से लड़ने के लिए कोई दवा या कोई वैक्सीन का निर्माण करेगी। अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो और भी कई सारे देश हैं जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन का भी परीक्षण लगभग अंतिम चरण में ही है। लेकिन कई जगहों से खबरें ऐसी आ रही हैं कि जब मनुष्य पे होने वाले जो पहले दूसरे जो चरण है उसी टेस्ट को करने के बाद ही ये कहना शुरू कर दिया है रूस की यूनिवर्सिटी ने कि ये चारों चरणों को इन्होंने पूरा कर लिया। इस तरीके के विवाद इसमें देखा जा रहा है, लेकिन आई होप ये खबर सही हो तो लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? इसमें सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है हमीरपुर, याद रखिएगा।
एक ज़िला है जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर का एक जगह, एक थाना है जो वो उसका नाम है नादौन। ठीक है, नादौन थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में इसको स्थान मिला है। गृह मंत्रालय कई सारे मानकों के आधार पर, यानी कई सारे अलग अलग मानकों के आधार पर वो ये एक तरीके से रैंकिंग जारी की, कह सकते हैं आप, एक रैंकिंग जारी की है जिसमें नादौन को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इसको नाम याद रखिएगा, नादौन। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।